आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अब तक की हाईएस्ट आईएमडीबी रेटिंग वाली मूवी, जिसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। उम्मीद, आज़ादी और दोस्ती की सबसे खूबसूरत कहानी। कभी कभी सबसे शांत चेहरों के पीछे सबसे बड़े तूफान छुपे होते हैं, और हर ऊंची दीवार गुनहगार को कैद नहीं करती, क्योंकि ज़िंदगी दीवारों में नहीं, उम्मीद में छुपी होती है। और जो इंसान उम्मीद से प्यार करता है, उसे कभी कैद नहीं किया जा सकता। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो हमें उम्मीद से प्यार करना सिखाती है। हमें बताती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी की शुरुआत में हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक नामी बैंकर जिसका नाम है एंडी, उस पर उसकी पत्नी और प्रेमी की हत्या का इल्ज़ाम लगता है। कोर्ट के सामने सबूत इतने पुख्ता होते हैं कि उसे 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उसे भेजा जाता है एक बदनाम जेल में, शशांक प्रिजन। लेकिन एंडी वो चुप था, बहुत चुप। ना कोई चीख, ना कोई सफाई, बस एक बात बार बार कहता, मैं बेगुनाह हूँ। जेल के अंदर उसका स्वागत गर्मजोशी से नहीं, खामोशी और बर्बरता से होता है। देख के लग रहा था कि ये जेल किसी जहन्नुम से कम नहीं। पुराने कैदी आपस में शर्त लगाते हैं कि इन नए कैदियों में से आज रात कौन सबसे पहले टूटता है। उन्हीं में एक कैदी जिसका नाम रेड है, वो एंडी पर दाव लगाता है, क्योंकि वो दिखने में सबसे सीधा और शांत इंसान लग रहा था। जेल में पहली रात सबसे भारी होती है। नए कैदियों की चीखें, दीवारों से टकराते डर और सख्त पहरेदारों की निर्दयी सजा। एक मोटा कैदी, जिसे सब फैट एस कहते हैं, डर से चिल्लाने लगता है। लेकिन वहाँ एक गार्ड जिसका नाम हेडली है, वो उसे इस तरह पीटता है कि वो रात में ही अपना दम तोड़ देता है। बाकी सब सहम जाते हैं, लेकिन एंडी, वो बस चुपचाप लेटा रहता है, जैसे उसकी आत्मा पहले ही किसी गहरे अंधेरे में डूब चुकी हो। रेड ने एंडी को देखा, शांत, ठंडा और भीतर से कुछ टूटा हुआ। वो पहली बार में ही समझ गया कि एंडी बाकी सबसे अलग है। धीरे धीरे एंडी और रेड के बीच एक अनकही दोस्ती बनने लगी। एंडी एक दिन रेड से कहता है, मैंने सुना है तुम इस जेल में कोई भी सामान आसानी से मंगवा सकते हो। क्या तुम मेरे लिए एक हथौड़ा ला सकते हो? रेड सोच में पड़ जाता है, क्या ये भागने की कोशिश करेगा? लेकिन जब हैमर आता है तो रेड उसे देख हंसने लगता है। हैमर इतना छोटा था कि उससे एक पत्थर भी ना टूटे। पता नहीं वो हैमर का क्या करेगा, शायद उसे प्रोटेक्शन के लिए हथियार की ज़रूरत हो। पर जेल में पत्थर से भी ज़्यादा कठोर थे कुछ इंसान, द सिस्टर्स, एक गैंग जिसका लीडर था बॉक्स। वो लोग एंडी को कई बार पीटते थे, उसका यौन शोषण करते, लेकिन एंडी वो सब चुपचाप सहता रहा। वो यहाँ नया था और बेसहारा था। जेल की लाइफ कितनी मुश्किल हो सकती है, ये हमें एंडी के साथ हो रहे शोषण से पता चलता है। फिर एक दिन छत मरम्मत का काम चलता है, जिसमें काम करने के लिए लॉटरी सिस्टम से कुछ लोगों का चयन किया जाता है। उसमें रेड और एंडी भी सेलेक्ट होते हैं। काम करते वक्त एंडी एक गार्ड को बात करते सुन लेता है, वही बेरहम हेडली जिसने उस रात कैदी को बुरी तरह पीट कर मार दिया था। हेडली परेशानी में था। उसका भाई उसके नाम पर कुछ पैसे छोड़ गया था, पर उन पर टैक्स इतना ज़्यादा लग रहा था कि हेडली के हाथ फूटी कौड़ी भी नहीं आ रही थी। तब एंडी कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर बदले में मुझे और मेरे दोस्तों को बियर पिला देना। फिर एंडी उसे फाइनेंशियल एडवाइस देता है कि तुम ये पैसे अपनी बीवी के नाम कर दो। सरकार की तरफ से एक स्कीम है जिसमें महिलाओं पर टैक्स नहीं लगता। जिसे सुन हेडली खुश हो जाता है। अब एंडी हेडली का भरोसेमंद आदमी बन चुका था। उसे अब कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। सिस्टर गैंग भी अब उससे दूर रहते थे। एंडी अब सिर्फ कैदी नहीं रहा, अब वो लोगों की मदद करने लगा था, उनको एडवाइस देता था। ये सब देख वार्डन उससे खुश हो जाता है। अब तक एंडी लॉन्ड्री में कपड़े धोने का काम किया करता था, पर उसकी काबिलियत देख उसे लाइब्रेरी में नियुक्त कर दिया जाता है। एंडी भी लाइब्रेरी में आकर बहुत खुश था। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम है ब्रुक। वो काफ़ी सालों से इसी लाइब्रेरी में काम करता था। उसे बचपन में ही किसी अपराध में जेल हो गई थी, और उसके बाद उसकी दुनिया ये जेल ही थी। पूरी जवानी जेल में काटने के बाद वो बाहर की असली दुनिया भूल चुका था। वहीं हम देखते हैं एंडी को केवल लाइब्रेरी के काम के लिए नहीं रखा था। वार्डन और गार्ड हेडली उससे अपने काले धन को छुपाने में काम लेना चाहते थे। एंडी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। वो उनके लिए एक नकली इंसान को बनाता है, उनका बिजनेस पार्टनर, जो असल में केवल कागजों में था, ताकि कभी उनका काला धन अगर पकड़ा भी जाए तो पुलिस जांच में वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हों जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी बीच उस बुजुर्ग कैदी ब्रुक के लिए सरकार की तरफ से एक आदेश आता है।
50 साल बाद उसे पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। पर ब्रुक बिल्कुल खुश नहीं था। वो ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। उसके लिए यही उसकी दुनिया थी। खुद की पैरोल कैंसिल करवाने के लिए वो दोबारा अपराध करने की कोशिश करता है, पर एंडी उसे रोक देता है और समझाता है। तब ब्रुक मान जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। पर कुछ समय बाद खबर आती है, ब्रुक अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाहर की दुनिया में वो खुद को ढाल ना सका और डिप्रेशन में आके उसने आत्महत्या कर ली। जिसने आधी सदी तक दीवारों के साये में सांस ली हो, वो आज़ादी की धूप में कैसे जीना सीखता। ब्रुक को आज़ादी नहीं मिली थी, उसे बस जेल से निकाल दिया गया था। वो बाहर तो आ गया, लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वो छोड़ कर गया था। तो उसने खुद को इस दुनिया से ही रिहा कर दिया। आगे हम देखते हैं, एंडी अब लाइब्रेरी अकेले संभालने लगा था और धीरे धीरे उसने इस जगह का नक्शा ही बदल दिया। एक पुराना किताबों से भरा कमरा अब इस जेल का सबसे खूबसूरत कोना बन चुका था। एंडी हर हफ्ते सरकार को खत लिखता और लाइब्रेरी के लिए फंड मांगता, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। पर एंडी रुकता नहीं। उसने न जाने अब तक कितने लेटर सरकार को भेज दिए थे। सालों बाद फाइनली $200 का फंड मिलता है। साथ में कुछ पुरानी किताबें और एक रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है। जिस सरकार ने पिछले कई सालों से लाइब्रेरी के लिए कोई फंड नहीं दिया था, उसे भी एंडी के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। ये एंडी की उम्मीद ही थी जो उसने कभी कम नहीं होने दी। उस दिन एंडी म्यूजिक प्लेयर में एक गाना बजाता है। जेल का हर कोना उस गाने की आवाज़ से गूंजने लगता है। कैदी रुक जाते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, जैसे कुछ पल के लिए आज़ादी महसूस कर रहे हों। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। फिर जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम है टॉमी। वो भी एंडी से मिलकर काफ़ी प्रभावित था। वो भी अब एक अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता था, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहता था, ताकि जब वो जेल से बाहर निकले तो अपने बीवी बच्चों के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। एंडी उसकी मदद करता है, रोज़ उसे पढ़ाता है। फिर आता है एग्ज़ाम का दिन। टॉमी बहुत नर्वस था, पर फिर भी वो पेपर सॉल्व करता है। लेकिन आखिर में वो हार मान लेता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो उस पेपर को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन टॉमी जब रेड से बात कर रहा था तो उसे पता चलता है कि एंडी को उसकी पत्नी और उसके लवर को मारने के जुर्म में सज़ा हुई थी। तब टॉमी बताता है कि पहले वो जिस जेल में था वहाँ एक कैदी अपनी कहानी सुना रहा था कि मैं जब एक घर में चोरी करने गया था, वहाँ उसने एक बैंक मैनेजर की बीवी और उसके प्रेमी को गोली मार दी थी और उसका इल्ज़ाम उस बैंक मैनेजर पर आ गया था। तब एंडी में एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। शायद अब वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाए, क्योंकि असली कातिल वो चोर था जो उस रात उसके घर आया था। एंडी वार्डन और गार्ड को ये बात बताता है और उन्हें केस रीओपन करने को कहता है, पर दोनों उसकी इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी कहानियाँ उन्होंने कई बार सुनी है, शायद टॉमी तुमसे झूठ बोल रहा है। फिर हम देखते हैं आज रिज़ल्ट आया है, टॉमी का वही ग्रेजुएशन पेपर का रिज़ल्ट। असल में एंडी ने उस दिन पेपर डस्टबिन से निकालकर सबमिट कर दिया था और टॉमी पास हो गया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज एंडी की वजह से उसका ये सपना पूरा हो गया था, वरना वो तो कब की उम्मीद खो चुका था। आज का दिन टॉमी के लिए बहुत खास था, पर अगले दिन खबर आती है कि टॉमी मर चुका है। वार्डन और गार्ड ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, केवल इस डर से कि कहीं वो एंडी के पक्ष में गवाही ना दे दे, क्योंकि अगर एंडी यहाँ से रिहा हो गया तो उनका काला धंधा कौन करेगा, और क्या पता एंडी बाहर जाने के बाद सबको सच बता दे। ये खबर सुन एंडी को दुख ज़रूर होता है, पर वो टूटता नहीं। ऐसे ही फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन एंडी ब्रुक से कहता है, अगर मैं कभी बाहर गया तो मैक्सिको में समुद्र किनारे एक शांत सी जगह जाऊंगा। वहाँ जाकर एक होटल खोलूँगा, समुद्र किनारे मेरी बनाई नाव चलाऊंगा, और अगर तुम बाहर आओ तो बक्सटन में एक पुराना ओक का पेड़ है, उसके नीचे एक खास पत्थर है, वहाँ ज़रूर जाना, उधर तुम्हारे लिए मेरा आखिरी खत होगा। रेड डर जाता है। उसे लगने लगता है एंडी ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या वो आत्महत्या करने वाला है। वो जेल के बाकी लोगों से पूछता है तो उसे पता चलता है आज एंडी ने किसी से रस्सी भी मांगी थी। रेड के मन में अब बस यही ख्याल घूमे जा रहा था कि आज एंडी खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले, और इस वजह से रेड पूरी रात नहीं सो पाता। अगली सुबह कैदियों की गिनती की जाती है और एंडी वहाँ नहीं था। गार्ड्स दौड़ते हैं, उसकी कोठरी का दरवाज़ा तोड़ते हैं और फिर पूरे कमरे की छानबीन करते हैं। दीवार पर लगे पोस्टर के पीछे उन्हें एक सुरंग दिखती है। 20 सालों तक एंडी उस छोटे से हैमर से दीवार खोदता रहा, हर रात चुपचाप,
ना किसी को खबर होने दी, ना पता चलने दिया। और एक तूफानी रात वो वहाँ से निकल गया। सुरंग से होते हुए उस जेल की गंदगी भरी पाइप से वो आज़ाद हो जाता है। साथ में वो लेके गया था वार्डन के कपड़े, उसके जूते और उसके काले धंधे के सारे सबूत। अगली सुबह वार्डन के बैंक अकाउंट से $3,70,000 निकाल लिए जाते हैं। टीवी पर भ्रष्टाचार की खबर चलती है। एंडी ने सबको एक्सपोज कर दिया था। वो गार्ड हेडली गिरफ्तार हो जाता है और वार्डन वो अपने ही ऑफिस में आत्महत्या कर लेता है। अब एंडी आज़ाद था। उस छोटे से हैमर की मदद से उसने उन जेल की मोटी दीवारों को हिला कर रख दिया था। फिर कुछ साल बीत जाते हैं। रेड, जिसकी पैरोल रिक्वेस्ट हमेशा रिजेक्ट हो जाती थी क्योंकि वो रटे रटाए जवाब देता था, आज उसने दिल से जवाब दिया कि आज़ादी उसके लिए क्या मायने रखती है और फाइनली उसे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन उसे बाहर की दुनिया अब भी एक जेल जैसी लग रही थी। वो भी ब्रुक की तरह टूटने लगा था। पर तभी उसे एंडी की वो बात याद आती है, बक्सटन ओक का वो पेड़। वो वहाँ जाता है और उसे उन पत्थरों के नीचे एक डब्बा मिलता है जिसमें पैसे, एक चिट्ठी और एक आखिरी न्योता था। आ जाओ रेड, समुद्र किनारे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं नीले समंदर के किनारे सूरज की रोशनी में चमकती वो रेत, जहाँ एंडी अपनी लकड़ी की नाव के पास रेड का इंतज़ार कर रहा था। दोनों दोस्त दोबारा मिल जाते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ मूवी यहीं एंड होती है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद वो रोशनी है जो अंधेरे में भी आंखों से नहीं दिल से दिखाई देती है। टूटे हुए ख्वाबों के नीचे छुपी वो आखिरी सांस जो कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ। ये वो आवाज़ है जो तब भी जिंदा रहती है जब सारी दुनिया खामोश हो जाती है। कभी किसी जेल की दीवारों में कैद होती है तो कभी किसी बूढ़ी माँ की दुआओं में पलती है। उम्मीद टूटती है, बिखरती है, लेकिन हर बार राख से फिर एक चिंगारी उठती है, क्योंकि जब तक उम्मीद बाकी है तब तक कहानी अधूरी है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी मैंने नया चैनल बनाया है, व्यूज़ भले ही कम हो पर मैं मेहनत कर रही हूँ, हार नहीं मानूंगी। इस मूवी से मुझे भी ये सीख मिली है कि उम्मीद कभी ना छोड़ें। तो मिलते हैं फिर कोई नई कहानी के साथ। एंड तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।